हेलो, वेलकम टू स्टडी सेंटर। आज हम पहले अध्याय का जो कि ज्योग्राफी का है, जो कि सेकंड बुक से लिया गया है, और ये जो ज्योग्राफी का चैप्टर है वो 12th का है। इसका हम पहला चैप्टर का जिसका अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि एवं संगठन। ठीक है, आइए हम इस चैप्टर का डीपली से अध्ययन करते हैं। पहली, जनसंख्या यानी जनता की संख्या, यानी ये जो है जनसंख्या वो 2001 में जो हमारी जनसंख्या है वो 102 करोड़ थी, और 2011 में जो है वो 121 करोड़ हो गई। ये आप याद रख लेना। अब जनगणना जो है हमारी, वो पहली जो आरंभ हुई थी वो थी 1872 में, और जो पहली संपूर्ण जनगणना जो हुई थी वो 1881 में हुई थी। 1881 संपूर्ण जनगणना का मतलब ये होता है कि जो 1872 में है उसमें जनगणना हुई थी वो पहली, लेकिन उसमें संपूर्ण जनगणना यानी सभी लोगों को सम्मिलित नहीं किया गया था। लेकिन इसमें ये इस जनगणना का पूरा अंत हो गया, और संपूर्ण जनगणना में इसमें सभी लोगों को ऐड किया गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जनसंख्या वितरण के कारक क्या है। अब जनसंख्या वितरण क्या होता है? अब जैसा कि मैंने ऊपर में लिख रखा है कि जनसंख्या वितरण का जो मतलब होता है ना, फैलाव होता है कि जनसंख्या का फैलाव कैसा है, और जो उसके हैं उसका कारक क्या है, यानी जनसंख्या का जो फैलाव है उसका कारक क्या है। तो उसका एक है भौतिक कारक। भौतिक कारक यानी जो कि हमारी जलवायु होती है, मृदा होती है और जल होते हैं, इनके कारण हमें हमारी जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं वो कारक होती है। एक होते हैं सामाजिक कारक। सामाजिक कारक यानी समाज से जुड़े हुए यानी बस्ती जिसमें हम रहते हैं, समाज से जुड़े हुए यानी परिवहन, और भी कई सारे चीज़ होते हैं, जैसे कि उस समाज में का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ठीक है, और फिर तीसरा है हमारा आर्थिक यानी पैसे से रिलेटेड, यानी औद्योगिकरण और नगरीकरण। अगर उद्योग हमें पैसे प्रदान करते हैं, और नगर हमें रोजगार प्रदान करता है, यानी उद्योगों को नगर में ही तो बसाया जाता है। यानी जो है जनसंख्या के वितरण के जो कारक हैं वो आर्थिक कारक भी हैं। और एक है ऐतिहासिक कारक यानी जो पौराणिक, यानी जो पुराने ज़माने से ही जिनके पूर्वज हैं वो बसते चले आ रहे हैं, वो लोग वहीं पे बसना चालू करते हैं, जैसे कि बनारसी एक उदाहरण है। आइए हम थोड़ा और दोबारा अध्ययन कर लेते हैं कि भूविन्यास जो है वो भौतिक कारक में आता है। भौतिक कारक को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि एक भूविन्यास है, एक जल की उपलब्धता, एक जलवायु। अब भूविन्यास यानी भू आकृति। अब भू आकृति यानी हम उसी जगह पे रहना पसंद करते हैं जिसकी ज़मीन समतल हो। हम वहाँ पे नहीं रह सकते जो ऊबड़ खाबड़ हो या पहाड़ी इलाका हो। जल की उपलब्धता यानी जहाँ पे जल की उपलब्धता अधिक होगी वहाँ पे लोग ज़्यादा बसते हैं, जैसे कि गंगा नदी के किनारे। और एक है जलवायु कारक। हम विषम जलवायु में नहीं रह सकते, क्योंकि जो हम विषम जलवायु में रहेंगे तो हमारे ऊपर बैड इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब सामाजिक कारक यानी जनसंख्या के वितरण के सामाजिक कारक कौन से होते हैं? तो एक होता है मानव बस्ती का प्रतिरूप, और एक होता है परिवहन। मानव बस्ती का प्रतिरूप अगर रैखिक है तो लाइन वाइज लगे होते हैं, और जो मतलब गुच्छित है यानी एक साथ रहेंगे, पल्ली है यानी दूर दूर रहेंगे, तो मानव बस्ती का प्रतिरूप यानी ये भी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। जहाँ पे लोग रहते हैं वहीं पे हम रहना पसंद करते हैं ना। और परिवहन, जहाँ पे अगर परिवहन की सुविधाएं अच्छी होगी वहाँ पे लोग ज़्यादा बसना शुरू करते हैं, इसीलिए ये वितरण को प्रभावित करते हैं। और एक होता है आर्थिक कारक, जहाँ पे उद्योग और नगर, क्योंकि उद्योग तो नगर में रहते हैं, और नगर हमें उद्योगीकरण प्रदान करते हैं, और उद्योग हमें क्या प्रदान करता है? पैसे। और पैसे से हम अपनी जीवन की जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं उनको हम पूरा करते हैं। ठीक है, और एक ऐतिहासिक कारक मैंने आपको बता ही दिया है। आइए हम इस चैप्टर का आगे देखते हैं। घनत्व। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा घनत्व किसे कहते हैं? घनत्व यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। अब हम ऐसे में याद नहीं कर सकते हैं। घनत्व यानी अगर एक किलोमीटर में अगर 100 व्यक्ति रहते हैं तो उन्हें कहते हैं घनत्व। ठीक है, और 1 किलोमीटर जो है वो हमारा इकाई कहलाएगा। यानी घनत्व यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाली व्यक्तियों की संख्या को घनत्व कहते हैं। और हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि 1 किलोमीटर में अगर 100 व्यक्ति रह रहे हैं, 2 किलोमीटर में 500 रह रहे हैं, तो हम इसका घनत्व ऐसे निकाल सकते हैं।
जो जनसंख्या घनत्व है वो 1951 में 117 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर थी, जो कि 2011 में 382 हो गई। ये आप याद रखिएगा। जो और एक एक नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। जो जनसंख्या घनत्व का सबसे कम वाला जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश, और जो सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य है वो है बिहार। ठीक है। और एक कायिक घनत्व यानी ये कुल जनसंख्या का निवल जनसंख्या, निवल कृषि क्षेत्र, जो कि निवल कृषि क्षेत्र होता है, जो कि जहाँ पे कृषि की जाती है, जिस क्षेत्र पर कृषि की जाती है उसे निवल कृषि क्षेत्र कहते हैं। तो कुल जनसंख्या को निवल कृषि क्षेत्र से भाग कर दिया जाता है तो हमारा कायिक घनत्व निकल जाता है। अब कृषीय घनत्व में हम कृषि यानी जहाँ पे कृषि की जाती है उसका हम घनत्व निकालते हैं। तो इसमें कुल कृषि जन यानी कितने लोग कृषि कर रहे हैं, और इसमें कि निवल कृषि क्षेत्र यानी कितने क्षेत्र पे कृषि की जा रही है, तो उसका हम अध्ययन करते हैं। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वृद्धि यानी बढ़ोतरी। अब हम ज्योग्राफी में वृद्धि को परिवर्तन में मापा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि सकारात्मक वृद्धि और नकारात्मक भी होता है, यानी घटना बढ़ना, लेकिन वो वृद्धि कहलाता है। अब इसका है कि दो बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र में होने वाली जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में परिवर्तन, उसको वृद्धि कहते हैं। ठीक है। यानी अगर 2000 आपके पास अगर 5 रुपये हैं और मैंने आपको 2 रुपये और दे दिए तो वो 7 रुपये हो गए, यानी आपकी वो वृद्धि हो गई, यानी आप में बढ़ोतरी हुआ। ठीक है। तो उसे ही वृद्धि कहते हैं कि आपके पास अगर मैंने आपको 10 बजे 5 रुपये थे और मैंने आपको 12 बजे 2 रुपये दे दिया, तो आपको जो 10 बजे है वो पहला बिंदु है, और जो 12 बजे है वो दूसरा बिंदु है। तो दो बिंदुओं के बीच जो पैसे में बढ़ोतरी हुई तो वो आपका वृद्धि कहलाया। तो इसीलिए दो बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र में होने वाली जनसंख्या में वृद्धि यानी परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। ठीक है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्षेत्रीय जो भिन्नताएं हैं वो कैसी है। तो जो सबसे कम वृद्धि दर वाला राज्य है हमारा वो केरल है, 1 नंबर में आ सकता है। और जो औसत वृद्धि दर है वो है मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, गुजरात में है और पंजाब में है, और भी कई सारे राज्यों में है। आगे हम पढ़ते हैं कि अधिकतम वृद्धि दर जो है वो कहाँ पे पाया जाता है। तो अधिकतम वृद्धि दर वो बिहार में पहले पाया जाता था, जो कि अब वर्तमान में मेघालय में पाया जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है। और पश्चिम बंगाल में भी लगभग पाया जाता है। अब एक नोट है कि जो राष्ट्रीय युवा नीति जो है वो है क्या। तो राष्ट्रीय युवा नीति जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये युवाओं के लिए है। तो जो इसे पारित किया गया था 2001 में कि युवाओं और किशोरों को ना चौमुखी यानी चारों तरफ का विकास पर बल देता है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय संगठन, यानी जब जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय विश्लेषण किसे कहते हैं, यानी विश्लेषण यानी उसको विश्लेषित करना। ठीक है। तो जनसंख्या का जो 2011 में था तो गांव में रहने वाले जो लोग थे वो थे 68.8% लोग जो थे 2011 के अनुसार गांव में रह रहे थे, और जो नगर में रहने वाले थे वो थे 31.16%। ठीक है। 31.16% वो नगर में रह रहे थे। आइए हम नेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं कि भाषाई संगठन यानी भाषा। अब एक है संगठन का मतलब होता है विश्लेषण, यानी किसी भी चीज़ को जो हम बारीकी से अध्ययन करते हैं ना तो उसे कहते हैं विश्लेषण। अब संगठन यानी भाषाई का संगठन करना यानी भाषा का विश्लेषण करना। तो भाषा का जो विश्लेषण है वो प्राचीन काल से ही हमारा जो भारत है वो भाषाओं का विविधता की जो भूमि है ना वो प्राचीन काल से भारत बनी हुई है। हमारे यहाँ पे कई सारी भाषाएं बोली जाती है। ग्रियर्सन एक नाम है एक व्यक्ति का जिन्होंने बोला था कि भारत में 179 भाषाएं बोली जाती हैं, और जो बोलियां हैं वो 544 बोली जाती है। 179 भाषाएं और जो बोलियां हैं वो 544 बोली जाती है। ठीक है। और जो भारत में सबसे कम भाषा वर्ग वाले लोग जो है ना कश्मीरी और संस्कृत बोलते हैं, और इसे आप याद रख लेना। आइए हम इधर अध्ययन करते हैं कि जन वृद्धि के घटक यानी जनसंख्या वृद्धि के घटक जो है ना वो क्या क्या हैं। एक होते हैं जनसंख्या वृद्धि के प्राकृतिक घटक और एक होते हैं अभिप्रेरित घटक। प्रकृति यानी प्रकृति से जुड़ी हुई। अब
प्रकृति से जुड़ी हुई जनसंख्या वृद्धि में क्या हो सकता है, एक जन्म दर हो सकता है, एक मृत्यु दर हो सकता है, क्योंकि हम अगर जन्म लेते हैं वो भी प्रकृति द्वारा ही जन्म लेते हैं, और जो मरते हैं वो भी प्रकृति के ही कारण हम मरते हैं। अब जो जन्म दर है, अगर अधिक जनसंख्या वृद्धि होगी, अधिक लोग जन्मेंगे तो जनसंख्या में वृद्धि होगी, अधिक लोग मरेंगे तो जनसंख्या घटेगी। तो यही है जनसंख्या वृद्धि के घटक। और एक है प्रवास, जो कि मैंने अभिप्रेरित, इसका वर्ड समझ में नहीं आता है, तो ये इसका एक सिंपल सा है कि प्रवास, अगर प्रवास ज़्यादा होता है किसी क्षेत्र में तो वहाँ की जनसंख्या वृद्धि यानी बढ़ती है, यानी अभिप्रेरित बल में प्रवास कहते हैं। और जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा कम हो जाती है वहाँ पे जनसंख्या घट जाती है, यानी कहीं और पे अगर विस्थापन होता है तो जनसंख्या वहाँ से घट जाती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है ना वो कितनी है, वो है कि 1.76 है हमारी जो जनसंख्या वृद्धि है अभी की है, जो कि पहले 1.64 थी। ठीक है, 1.64 पहले थी। अब जो दशकीय वृद्धि दर, अब हमारा जो जनगणना होता है वो 10 सालों में होता है। ठीक, 10 सालों में होता है। तो दशकीय जो वृद्धि दर है ना वो P2 - P1 अपॉन P2 × 100 से हमारा डिवाइड किया जाता है। तो P1 जो होता है ना वो आधार वर्ष की जनसंख्या, और P2 जो होता है वो वर्तमान वर्ष की जनसंख्या होती है। जैसे कि हमारा P1 अगर हमारा 2011 ले लिया जाए तो, और जनसंख्या वृद्धि दर इसकी कुछ होगी अपने समलम, और फिर P2 वर्तमान यानी 2021 में अगर जनगणना हो रही है तो उसकी जनसंख्या ली जाए, और जब आप इसको इसमें पुट करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। आइए हम इसका अध्ययन करते हैं आगे। आइए हम आगे पढ़ते हैं जनसंख्या वृद्धि दर की जो 4 अवस्थाएं हैं। जो जनसंख्या वृद्धि दर है ना उसको 4 अवस्थाएं में बांटी गई है, यानी जो पहली अवस्था है, अब हम पढ़ते हैं कि 4 अवस्थाएं होती कौन सी जनसंख्या वृद्धि दर की, और ये ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। जो पहली अवस्थाएं हैं वो है 1901 से 1921 तक है, जो कि स्थिर वृद्धि दर की थी। स्थिर वृद्धि दर यानी वहाँ पे मर भी रहे थे और मतलब जन्म भी ले रहे थे उतने ही, तो स्थिर वृद्धि दर थी, यानी ज़्यादा वृद्धि नहीं हो रही थी, और वो निम्न वृद्धि दर कही जाती है। इसका कारण क्या था, निम्न स्वास्थ्य, चिकित्सा की कमी, साक्षरता की कमी, इन्हीं के कारण वहाँ की जो जनसंख्या है वो स्थिर वृद्धि दर में बढ़ रही थी। जो अवस्था 2 है, अवस्था 2 जो है वो 1921 से 1951 तक है। ठीक है, 1921 से 1951 तक है। इसमें स्थिर वृद्धि दर इसमें भी है, लेकिन ये तुलनात्मक इसके अनुसार इसमें वृद्धि हुई थी। ठीक है, और इसके कारण क्या थे कि हमारे जो संसाधनों तक है ना पहुंच हमारी बढ़ गई थी। ठीक है, संसाधनों तक हमारी पहुंच बढ़ गई थी, और जो हमारी स्वास्थ्य और शिक्षा में है उसमें सुधार हुए थे। ठीक है, अब हम पढ़ते कि जो अवस्था ग है, यानी अवस्था जो तीसरी अवस्था है ना वह 1951 से 1981 तक है, जिसमें ना बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई जनसंख्या में। इसे विस्फोट वृद्धि द्वारा भी बताया जाता है। ठीक है, अब इसका कारण क्या है, तो इसका कारण 2 ही है कि मृत्यु दर में अचानक से कमी हो गई, और जो उच्च प्रजनन दर यानी मतलब जो बच्चे हैं वो ज़्यादा जन्म लेने लग गए, और मृत्यु दर में इसलिए कमी हो गई क्योंकि स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें बढ़ोतरी काफ़ी तेज़ी से हुई। और जो शरणार्थी का बोझ है, जैसे मैंने इधर लिखा ये था कि 1971 में बांग्लादेश से भारत में कई लोग आए थे, तो उन्होंने हमारे भारत पर बोझ डाल दिया, यानी हमारे भारत की जनसंख्या बढ़ा दी। और अवस्था 4, चौथी अवस्था हमारी है 1981 के बाद, और इसके बाद भी जनसंख्या जो है वो उच्च बनी हुई है, उच्च वृद्धि दर, लेकिन अब थोड़ी घट गई है। आइए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि धर्म के बारे में पढ़ते हैं कि ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। धर्म यानी सार्वधिक जो भारतीय संस्कृति और राजनीतिक जीवन को जो प्रभावित करता है ना वो धर्म है। ठीक है, और ये प्रमुख बलों में से एक है जो हमारी संस्कृति और राजनीति को प्रभावित करती है, वो है धर्म। ठीक है, धर्म के बारे में पढ़ते हैं कि धर्म का जो फैलाव है और मतलब संगठन है वो कहाँ है और कौन कौन से धर्म है। यानी पहला हिंदू धर्म जो है वो हमारे पूरे भारत में फैला गया है, फैला हुआ है, तो हम इसके बारे में नहीं बताएंगे। मुस्लिम धर्म है उसे विशालतम अल्पसंख्यक भी कहा जाता है, जो कि कश्मीर में रहते हैं, जो कि आप जानते ही हो कि कश्मीर में ज़्यादातर मुस्लिम रहते हैं, मुस्लिम इलाका है। और केरल में भी मुस्लिम की तादाद ज़्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहाँ पे साक्षरता दर भी है और वहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम पहले से भी रहते हुए आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल आप जानते ही हैं कि बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के आसपास मतलब सटा हुआ है,
तो इसीलिए इधर भी मुस्लिमों की तादाद अच्छी पाई जाती है। दिल्ली यानी दिल्ली जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे भी आप देखते होंगे कि आपके क्लास में भी कई सारे मुस्लिम होंगे, आपके आस पड़ोस में भी कई सारे मुस्लिम हो सकते हैं, आपके पड़ोस में भी मुस्लिम हो सकते हैं। तो वही है। और एक है लक्षद्वीप जो है वहाँ पे भी मुस्लिमों की तादाद अच्छी पाई जाती है। अब हम पढ़ते हैं ईसाई के बारे में। ईसाई जो है वो है मेघालय में फैला हुआ, मिजोरम में, नागालैंड में, मणिपुर में। ये है हमारे पूर्वी जो राज्य है ना भारत के जो पूर्वी राज्य हैं वहाँ पे हमारा ईसाई धर्म फैला हुआ है। पूर्वी राज्य यानी मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, ठीक है। सिख जो होते हैं वो पंजाबी होते हैं, और जो पंजाबी होते हैं वो पंजाब में रहते हैं। और पंजाब में अगर रहते हैं पंजाबी तो उनके आसपास अगर हम अपनी जो संस्कृति है उसका फैलाव करेंगे तो आसपास में ही फैलाव करते हैं ना। तो इसीलिए हरियाणा और दिल्ली इसका आसपास का क्षेत्र है, इसीलिए सिख यहाँ पे भी पाए जाते हैं। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आइए हम हमारा बौद्ध धर्म का बच गया थोड़ा। बौद्ध और जैन धर्म जो है ना ज़्यादातर महाराष्ट्र में, ये सबसे मेन क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जो महाराष्ट्र में है ना वो बौद्ध और जैन पाए जाते हैं, ठीक है। और गुजरात और ये कुछ और भी है। और आइए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब है हमारा भाषा का वर्गीकरण। एक होता है आस्ट्रिक निषाद यानी इसका जो भाषा है ये है ऑस्ट्रो एशियाई जो ऑस्ट्रोनेशन है, ये इसका उप परिवार है, ठीक है। और ये बोली कहाँ जाती है? ये बोली जाती है मेघालय में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। तो ये जो आस्ट्रिक है आप इसके उप परिवार आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आस्ट्रिक यानी ऑस्ट्रो यानी आस्ट्रिक, ऐसे आप याद कर सकते हैं कि इसका जो उप परिवार है वो ये था। ये ज़्यादा मेन नहीं है। एक द्रविड़ है। द्रविड़ ज़्यादातर जो दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। दक्षिण भारत यानी हमारा दक्षिणी इलाका। तो दक्षिण भारत में हमारा तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और दक्षिण को आप ऐसे याद कर सकते हो कि द्रविड़ का द और दक्षिण का द, ठीक है। अब चीनी तिब्बती किरात, ये हमारी सबसे कम वर्ग में बोली जाने वाली भाषा है जो कि तिब्बती, म्यांमार, सियामी चीन। अब जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है कि जो भाषाएं हैं उनका जो उप परिवार है उसी से नाम मैच करता रहता है। तो इधर भी नाम मैच कर रहा है कि तिब्बती, म्यांमार और सियामी चीनी, यहीं से ये चीनी तिब्बती किरात भाषा आई गई है। और बोली कहाँ जाती है ये? तो ये चीन से सटे हुए इलाकों में बोली जाती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और आप ऐसा याद कर सकते हैं कि चीन ने हमारे जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश पे हमला किया था, ठीक है। अब यूरोपीय आर्य, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली यूरोपीय आर्य है जो कि हमारे लगभग पूरे उत्तर भारत में बोली जाते हैं। और इसका जो उप परिवार है वो है इंडो आर्य। आइए हम आगे जल्दी से अध्ययन करते हैं। आर्थिक स्तर दृष्टि, अब हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। आर्थिक स्तर यानी पैसे से रिलेटेड, ठीक है। तो आर्थिक स्तर के अनुसार जनसंख्या का जो फैलाव है यानी वितरण है वो कैसा है? एक होता है मुख्य श्रमिक, और एक होता है सीमांत श्रमिक, और एक होता है अश्रमिक। यानी आर्थिक स्तर की दृष्टि से जनसंख्या को 3 भागों में बांटा गया: मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। जो मुख्य श्रमिक होते हैं वो 1 वर्ष में 6 माह से अधिक काम करते हैं, और जो सीमांत श्रमिक होते हैं वो 1 वर्ष में 6 माह से कम काम करते हैं। और अश्रमिक जो होते हैं वो बेरोजगार होते हैं। और यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है।